मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। पीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड ने एक चैनल पर अपने खिलाफ नशर होने वाली हालिया खबरों का जवाब दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कारकुनान और एआईसीसी कायदीन को ही उनकी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो किसी चैनल से अपनी राय का इज़हार करने से नहीं डरते और वो छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। 2 रोज़ कबल एक चैनल ने पीसीसी चीफ और एमएलसी महेश कुमार गौड के खिलाफ खबर नशर करते हुए उनके तर्जकार पर सवाल किए थे। उन खबरों के बाद सियासी हलकों में गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। इसके पेश नज़र महेश कुमार गौड ने अपने खिलाफ नशर होने वाली खबरों पर जवाब दिया। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड ने आज गांधी भवन में मीडिया चैट के दौरान बात करते हुए कहा कि गांधी भवन एक ट्रस्ट के तहत चलाया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि अगर इसके पीछे मौजूद जायदाद से मुतल्लिक कोई मामला हो तो उसकी जिम्मेदारी हम पर कैसे डाली जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी कारकर्दगी का जायजा सिर्फ कारकुनान और एआईसीसी कायदीन को ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो किसी चैनल से अपनी राय जाहिर करने से नहीं घबराते। उन्होंने कहा कि वो छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। महेश कुमार गौड ने कहा कि टीपीसीसी चीफ की तब्दीली एआईसीसी का फैसला होता है और वो पार्टी हाई कमान के हर फैसले पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी क़ियादत ने उन पर एतमाद करते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बताया कि वो और वज़ीर आला मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ लोग उन्हें पसंद न करने की वजह से ऐसी मुहिम चला रहे। उन्होंने कहा कि वक्त ही हर बात का जवाब देगा। उन्होंने कारकुनों को मशवरा दिया कि वो उनके खिलाफ नशर होने वाली खबरों के बावजूद मुतहद रहें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक जमहूरी इक़्तिदार रखने वाली पार्टी है और मीडिया की खबरें उनकी कारकर्दगी में रुकावट नहीं बन सकती। अब खबरें तफसील से। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी का रूप परवर मंजर। अलमीज़ान टूर्स एंड ट्रैवल्स के हज ग्रुप के हाजियों को खुसूसी एजाज़। खाने काबा की दीवारों और दरवाज़ा काबा को जिस कपड़े से ढांपा जाता है उसको ग़िलाफ़े काबा या किस्वा काबा कहते हैं। इसकी इब्तिदा इस्लामी रिवायत के मुताबिक नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। अभी यह हमेशा सियाह रंग के रेशम से तैयार किया जाता है। इसे हर साल तब्दील कर दिया जाता है। इसकी तैयारी के लिए सऊदी हुकूमत ने अलग से एक कारखाना कायम कर रखा है। हैदराबाद के मशहूर हज व उम्रा ग्रुप अलमीज़ान टूर्स एंड ट्रैवल्स मानिसाब टैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज़ मोहम्मद फैयाज ने उनके ग्रुप से सादत हज के लिए आने वाले हाजियों को इस फैक्ट्री की ज़ियारत करवाए जहां ग़िलाफ़े काबा तैयार होता है। इस मौके पर फैक्ट्री के ज़िम्मेदार हमजा ने ग़िलाफ़े काबा की तैयारी से मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात अरबी में बयान की, जिसका हाफिज़ मोहम्मद फैयाज ने उर्दू में तर्जुमा किया। उन्होंने कहा कि ग़िलाफ़े काबा रेशम से तैयार किया जाता है और इस पर सोने और चांदी के तारों से कुरानी आयत कुंदाग की जाती है। ग़िलाफ़ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम इटली, सोने और चांदी की तारें जर्मनी से आती है। इसको काबे की तमाम दीवारों और दरवाजे पर डाला जाता है। किस्वा काबा पर कशीदा कारी के लिए खालिस चांदी और सोने के तार इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि सोने का पानी चढ़े हुए चांदी के तार भी इस्तेमाल होते हैं। ये मखसूस तार भी जर्मनी से दरामद किए जाते हैं। हमजा ने मजीद बताया कि किस्वा काबा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया का मजमूई वजन 1200 किलोग्राम है। इन अशिया को खास तौर पर ग़िलाफ़े काबा के लिए तैयार कराया जाता है। काबा शरीफ से उतारे जाने वाला पुराना ग़िलाफ़ इसी तरह तय करके फैक्ट्री के गोदाम में पहुंचा दिया जाता है, जिसका इंदराज रजिस्टर में किया जाता है। उन्होंने कहा कि हर साल ग़िलाफ़े काबा की तैयारी पर 2 करोड़ 50 लाख रियाल खर्च किए जाते हैं। दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने अचानक तूफान की वजह से जिन मुतासरीन का शदीद नुकसान हुआ, एमएलए ने फौरी इमदाद के तौर पर ज़रूरी अशिया तकसीम की और यकीन दिलाया कि मुतासरीन को इंतरामा मकानात की मंजूरी दी जाएगी। निज़ामाबाद दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने आज मोपाल मंडल के मंचिपा और बैरापुर गांव में इस माह की 19 तारीख को अचानक तूफान से होने वाले नुकसानात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अपने घरों से महरूम होने वाले मुतासरीन के घरों का दौरा किया और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे। मंचिपा और बैरापुर में 1 माह से अपने घर खोने वाले ख़ानदानों में ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। एमएलए ने यकीन दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत मुतासरीन की मदद करेगी जिन्होंने अपने घर खोए और हिम्मत से काम लिया।
उन्होंने बिजली, ज़राअत और रेवेन्यू हुक्काम से बात की और बहुत सी तफसीलात जानी। उन्होंने हुक्काम को नुकसानात का जायजा लेने और मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने के लिए तेजी से काम करने का हुक्म दिया। इस हद तक बात करते हुए एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि वो मुतासरीन की मदद करेंगे जिन्होंने कुदरती आफात से पेश आने वाले वाक़ये में अपनी जानें गंवाई, और कहा कि इस माह की 19 तारीख को तूफान के बारे में मालूम होने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर हुक्काम और मुकामी गाँव के सरपंच से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि वो फौरी तौर पर नहीं आ सकते क्योंकि वो NRI एडवाइजरी कंपनी के रुकने के तौर पर AP के दौरे पर थे। इस वाक़ये में मंचिपा में 16 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 12 को जुज़वी और बकाया 4 को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाएगा और जिन लोगों ने अपने मकानात खोए हैं उनको इंदिरामा मकानात की मंजूरी दी जाएगी, और कहा कि फौरी इमदाद के तौर पर 1 माह के लिए जरूरी अशिया फराहम की गई। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मुतासरीन की मदद करेंगे ताकि वो मायूस ना हो। इस मौके पर AMC चेयरमैन गंगा रेड्डी, सरपंच फोरम मंडल सदर, कांग्रेस पार्टी कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। సాయంత్రం ఈ వడగండ్ల వాన గాలి దుమానం వల్ల మన మోపాల మండలంలోని మంచిప గ్రామంలో మరియు అదేవిధంగా పక్కకే ఉన్నటువంటి బైరాపూర్ తాండలో చాలా బీభత్సం జరిగింది. మరి గాలి దుమానము వర్షం వల్ల దగ్గర 16 ఇళ్ళు మరి పైన ఉన్న రేకులన్నీ కూడా కొట్టుకొని పోయి దూరం పడ్డాయి. ఇంకా దాంతో వేరే ఇళ్ళు కూడా కొన్ని డ్యామేజ్ అయినాయి. తర్వాత కొన్ని 4-5 కార్లు డ్యామేజ్ అయినాయి ఆ రేకులు పడడం వల్ల, చెట్లు ఇరిగి పడడం వల్ల. ఒక అమ్మాయికి చేతి కూడా దెబ్బ తాకింది. సో ఇవన్నీ వల్ల మనము మంచిప వచ్చి అలా పరిశీలించడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఇక్కడ మనకు ఊళ్ళో ఒక 15-16 పోల్స్ ఇరిగిపోయినాయి. మళ్ళా ఫీల్డ్లో కూడా ఒక 30 వరకు ఇరిగిపోయినాయి. అవన్నీ కూడా రిజిస్టర్, ఎలక్ట్రిసిటీ రిజిస్టర్ అయింది, డ్రింకింగ్ వాటర్ రిజిస్టర్ అయింది. వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళని ఆదుకోవడానికి అది ప్రభుత్వ పరంగా అందరూ కూడా మరి MRO గారు, తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళందరూ మరి వచ్చి వాళ్ళను పరిశీలించి పంచనామా చేసి వాళ్ళకు మరి గవర్నమెంట్ నుండి ఏదైతే 8,000 రూపాయలు వస్తుందో అది ఇప్పించడం జరుగుతూ ఉంది. అదే కాకుండా ఒక మన ఇంత 20 కిలోల 20 kgs రైస్, తర్వాత పప్పులు, నూనె, కారం, ఉప్పు వాళ్ళకి అందరూ కూడా దగ్గర ఒక నెల రోజులు తినే ఆహార పదార్థాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఇవాళ మేము పరిశీలించిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే ఇండ్లు కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయినాయో వాళ్ళందరూ కూడా ఇంధనం మిల్లు ఇస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా ఇప్పుడు మనకు 2వ విడతలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఒక నెల రోజుల్లో మనం ఇంధనం మిల్లు కూడా వాళ్ళకి ఇస్తాం. అదేవిధంగా బైరాపూర్లో కూడా ఒక 15 ఇండ్లు అక్కడ కూడా డ్యామేజ్ అయినాయి. అక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ పోల్స్ డ్యామేజ్ అయినాయి. अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने कांग्रेस पार्टी के उन नुमाइंदों से इस्तीफा देने का मुतालबा किया जो शहरी तरक्की के लिए फंड्स लाने से कासिर है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपने क़याम के 2.5 साल गुजरने के बावजूद शहर को 1 रुपया भी फंड्स नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ज़िले में मुतासिबाना अंदाज में काम कर रही और अवाम को गुमराह कर रही। निजामाबाद शहर में बीजेपी पार्टी दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 2.5 साल गुजरने के बावजूद शहर के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ज़िले में जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हुए अवाम को धोखा दे रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह YSR और DS की जोड़ी को खुशकिस्मत कहा जाता था, उसी तरह रेवंत रेड्डी और महेश कुमार गौड की जोड़ी भी खुशकिस्मत कहला रही। लेकिन उनका इल्ज़ाम था कि ये जोड़ी सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए मुतहद हुई। एमएलए ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शहरी मसाइल के हल के लिए कई मरतबा वुज़रा और आला अहदेदारों से मुलाकातें की गई मगर कोई मुस्बित नतीजा बरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले कई अहम अफराद मौजूद होने के बावजूद सरकारी अफसरान फंड्स लाने में नाकाम रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि खम्मम, करीमनगर और वरंगल के लिए ORR मंजूर किया गया लेकिन निजामाबाद को क्यों नज़रअंदाज किया गया। धनपाल ने याद दिलाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद फरवरी में म्यूनसिपल इंतखाबात से कबल ज़िले का दौरा करते हुए ORR लाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि YSR दौरे हुकूमत में ज़िले के लिए 52 किलोमीटर तवील ORR मंसूबा तैयार किया गया था मगर बरसों गुजर जाने के बावजूद ये मुकम्मल नहीं हो सका। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ 11 किलोमीटर बाईपास रोड भी गुज़िश्ता 12 बरस से सुस्त रफ्तारी का शिकार है और अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि खम्मम, वरंगल और करीमनगर की तरक्याती कामों के लिए 5,620 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए जबकि निजामाबाद को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। उनके मुताबिक निजामाबाद अर्बन का मास्टर प्लान गुज़िश्ता 30 बरस से तातुल का शिकार है। स्टेडियम की तामीर का वादा किया गया लेकिन बाद में उसे भी फरामोश कर दिया गया। उनका कहना था कि कला भारती और इंटीग्रेटेड मार्केट जैसे मंसूबे अधूरे पड़े हैं क्योंकि ठेकेदारों को फंड जारी नहीं किए जा रहे। धनपाल ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की जानिब से मुकम्मल फंड्स फराहम किए जा रहे मगर रियासती हुकूमत उन्हें
जारी नहीं कर रही। उन्होंने खबरदार किया कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो बीजेपी अपनी तहरीक को मजीद तेज करेगी। उन्होंने बताया कि वो आइंदा हफ्ते वज़ीर आला से मुलाकात करके निज़ामाबाद की तरक्की से मुतल्लिक़ मसाइल को दोबारा उनके सामने रखेंगे। స్టేడియం ప్రెస్ క్లబ్ వెనుకాల ఇండోర్ స్టేడియము, రాజారాం స్టేడియం డెవలప్మెంట్ కోసము గంగాస్థాన్ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్న 6-7 ఎకరాల స్థలంలో స్టేడియం కావాలని చెప్తే దానికి అతిగతి లేదు. మాస్టర్ ప్లాన్ కావాలని ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది. ఈ బస్ స్టాండ్ కానీ, ఐటీ హబ్ గురించి కానీ, స్పోర్ట్స్ స్టేడియంల గురించి కానీ ప్రతిదీ రిలేటెడ్ మినిస్టర్లకు ఇస్తూ, ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్కు గతంలో చూపెల్లికి ఇప్పుడు సీతకు ఇస్తూ అన్ని లెటర్లు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పటి వరకు ₹1 అటు డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కానీ, ఇటు స్పెషల్ ఫండ్ కానీ ఏ ఒక్కటి తీసుకురాని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి నేను డైరెక్ట్గా అడుగుతా ఉన్నా, ఎందుకు చాతగైతే లేదు? వైఎస్ఆర్ డి శ్రీనివాస్ లెక్క మాది లక్కీ జోడి, రేవంత్ రెడ్డిది మాది అంత లక్కీ జోడి అని ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. ఇది లక్కీ జోడా లేక డిజాస్టర్ జోడా? మొన్ననే పొంగులేటి శ్రీనివాస్ మంత్రి గారు కాలం ఎగరేసుకొని ఓఆర్ఆర్ తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ముందు ప్రపోజల్ లేదు, అభివృద్ధి. निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तिबी मुआयने के लिए आई 70 साला एक ज़ईफ़ खातून की अचानक वफ़ात के बाद अस्पताल अमले की जानिब से पोस्टमार्टम का इजहार करने पर कांग्रेस यूथ लीडर मोइन यूनुस की मदाखलत, आला अहदेदारों से नुमाइंदगी के बाद पोस्टमार्टम को रोक दिया गया। इस मौके पर मजलिस कॉरपोरेटर सिराज भी मौजूद थे। निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तकरीबन 70 साला एक ज़ईफ़ खातून जो तिबी मुआयने की गर्ज से आई थी, दौरान इलाज खातून का इंतकाल हो गया। खातून की अचानक वफात के बाद अस्पताल अमले की जानिब से पोस्टमार्टम का इजहार किया गया, जिस पर अहले खाना में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस मामले की इत्तला मिलते ही कांग्रेस यूथ लीडर मोइन यूनुस फौरी तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे और मुतासरा खानदान से मुलाकात करते हुए मुकम्मल तफसीलात हासिल की। मोइन यूनुस ने इस मामले को टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर के इल्म लाते हुए फौरी मदाखलत की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक आला अहदेदारान से बातचीत के बाद सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और ये वाज़े किया गया कि खातून की मौत तबई वजूहात की बिना पर हुई है, जिसके बाद पोस्टमार्टम के अमल को रोक दिया गया। इस फैसले पर अहले खाना ने राहत का इजहार किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर सिराज भी मौजूद थे। मोइन यूनुस भाई कल से हमारे साथ 5 बजे से थे। इंस्पेक्टर को सबको बात करके हमारा बहुत हेल्प करे, हमारे साला की बॉडी को दिला दी। कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मल डेथ हुआ था। बाहर आचनपल्ली में निजामाबाद बता लेने आए थे, अचानक इंतकाल हुआ सरकारी दवाखाने में कल 5 बजे के टाइम पे। कल हमारे अली जनाब के खालिद खान साहब 5 बजे के टाइम पे फोन करे थे। खालिद भाई फोन करने के बाद फिर उसके बाद खालिद भाई इत्तला दिए कि भाई हम लोग 1 टाउन में एक ज़ईफ़ खातून 70 साल के जिनका इंतकाल हो गया। अब इंतकाल होने की वजह तो मालूम नहीं हुई थी। हॉस्पिटल में एमएलसी कोई लिखा दिया था उनका, उसी ज़िमन में पोस्टमार्टम करते बोल के बोल रहे थे। तो अली जनाब महेश कुमार गौड़ साहब, शब्बीर भाई और राम गोपाल अन्ना, असद भाई को मैं बात किया। वो लोग सुप्रिटेंडेंट से बात की है कल, फिर एरिया सीआई साहब से भी बात की है। बात करके बोले कि नेचुरल डेथ है, क्योंकि नॉर्मल वो हॉस्पिटल में बताने आए थे, एडमिट हो बोल के डॉक्टर बोलने के बाद उनका इंतकाल हो गया था। तो उसी ज़िम्मन में हम सब, हमारे एमआईएम के कारपोरेटर, हमारे बड़े भाई वो भी थे। हैदराबाद में मुश्तबा हिट एंड रन केस, सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन की मौत।
حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں ایک مشتبہ ہٹ اینڈ رن واقعے میں سینئر وکیل خواجہ معیز الدین کی موت ہو گئی۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ یہ واقعہ ہفتے کے روز پیش آیا جب خواجہ معیز الدین اپنے گھر سے باہر نکلے اور اپنی گاڑی کی ڈرائیور سیٹ میں بیٹھنے والے تھے۔ واقعے کے CCTV ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک SUV تیز رفتاری سے آئی اور انہیں ٹکر دے دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ وہ ہوا میں اچھل کر سڑک پر چند میٹر دور جا گرے۔ انہیں شدید چوٹیں آئی اور انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج کے دوران انتقال ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی نامپلی پولیس موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ دوسری جانب خواجہ معیز الدین کے ساتھیوں اور ارکان خاندان کا شبہ ہے کہ یہ ایک پہلے سے منصوبہ بند حملہ تھا۔ نامپلی پولیس قتل کی کوشش سمیت تمام زاویوں سے معاملے کی تفتیش کر رہی۔ So this is an issue in respect of two prime accused, Mujahid Alam Khan and Mehboob Alam Khan, against whom my father has been fighting cases. They are Waqf grabbers and Waqf encroachers. Anwarul Ulum Waqf, Mumtaz Yarudullah Waqf of Malakpet, Anwarul Ulum Waqf at Mallepalli, and Aiza, Madrasa Aiza, which college he constructed on the name of his grandfather, Nawab Shah Alam Khan Engineering College. These three are Waqf institutions. He grabbed all these three, Mujahid Alam Khan. So my father was fighting against that privatization. It is public property, should be used for public benefit, for minority benefit or whatever downtrodden. They formed private trust, their family members are managing it, and they grabbed that Waqf property by managing Waqf board, by removing the records from there. So my father was fighting against them. This is the 6th attack on him, and unfortunately which proved to be fatal. Earlier also 5 different times attack happened. He was attacked at his office in Gun Foundry. At his in early morning once, 3 years back also similar attack happened outside masjid at early hours of Fajr prayer, morning prayers, and then subsequently also threat calls were given to him and others also, and he had been given he had been relaying messages through mediators saying that हट जाओ वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज हट जाओ, 2 करोड़ देते, 10 करोड़ देते, दुबई चले जाओ, बाहर चले जाओ, हैदराबाद छोड़ के चले जाओ, नहीं तो we will see what we can do, you can see बोल के threats. Mujahid Alam Khan personally also came and met me 6 months back at my office. He came and met me. He threatened me. He personally came at my office at Himayat Nagar. He met me and threatened me, saying that मैं last warning दे रहा हूँ, आगे कुछ भी हो रहा तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं बोलना. He personally came at my Himayat Nagar office and he met me and he told that समझाओ बाबा को समझाओ, father को समझाओ. So Mujahid Alam Khan, like Anwarul Ulum Waqf, which is there, they have converted to society. Mehboob Alam Khan also. They are Waqf grabbers, Waqf encroachers. They have taken the Waqf property of Muslims and they privatized it. So my father was fighting against it. गांव में सिगरेट और गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी। एड़पल्ली ग्राम पंचायत दफ्तर ने नाबालिगों को सिगरेट और गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर की। गांव के सरपंच के रामचंद्र ने वजाहत की कि एड़पल्ली गांव में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट, गुटखा और नशावर अशिया फरोख्त नहीं करनी चाहिए। इस मकसद के लिए ग्राम पंचायत दफ्तर में शराब की दुकानों, किराना शॉप्स, सुपर मार्केटों और पान शॉप्स के मालिकान के हमरा एक बेदारी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सरपंच रामचंद्र ने हुक्म दिया कि गांव की तमाम दुकानें रात 10 बजे तक बंद कर दी जाए। उन्होंने कहा कि गांव में गांजे के इस्तेमाल और फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कोई गांजा फ़रोख्त या ख़रीदेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने दुकानदारों को मशवरा दिया कि वो जिम्मेदारी से काम लें ताकि नौजवान बुरी आदतों से दूर रहें। उन्होंने सभी से कहा कि वो गांव में अमन सलामती और सेहतमंद माहौल के लिए ताउन करें। इस मीटिंग में विलेज डेवलपमेंट कमेटी के सदर, मुकामी ASI चंद्र, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, गवर्निंग बॉडी के अरकान और दीगर भी मौजूद थे। పాలు విద్యల ముందంటే పిల్లలు పిల్లలు కానీ ఎద్దుల పిల్లలు కానీ అది ఇస్తూ ఉన్నారు. అది కనుక ఆ కోడ్ కనుక నాకు దొరికి వాళ్ళకి దొరకబట్టే వరకు మొత్తం లైఫ్ టైంలో కూడా ఇస్తారన్నమాట. पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान की 99 रोज़ा सरगर्मी के एक हिस्से के तौर पर TGS RTC के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद रीजन में TGS RTC के ज़रिए खेलों के मुकाबलों का कामयाबी से इनेकाद किया गया। जीतने वालों को अव्वल, दुआम और सुअम इनामात से नवाजा गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पुरजोश अंदाज में मुनक़िद किए जाने वाले पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान की 99 रोज़ा सरगर्मी के एक हिस्से के तौर पर TGS RTC निज़ामाबाद रीजन के निज़ामाबाद 1, निज़ामाबाद 2, आरमूर, भोदन, बांसवाड़ा और कामरेडी डिपो में मुलाजमीन के लिए खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खेलों के मुकाबलों जैसे कि
खवातीन और मर्दों के लिए 100 मीटर की रेस, म्यूजिकल चेयर और दीगर खेलों के मुकाबले पुरजोश माहौल में मुनक़िद किए गए, जिसमें मुलाज़मीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जीतने वालों को अव्वल, दुअम और सुअम इनामात से नवाजा गया। मुकाबलों में जीतने वाले मुलाज़मीन को निज़ामाबाद के डिप्टी रीजनल मैनेजर मधुसूदन ने इनामात दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए अहदेदारों ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुलाज़मीन में स्पोर्ट्समैनशिप, इत्तेहाद और सेहत से मुतल्लिक़ आगाही को फ़रोग़ देने में मुआविन साबित होते हैं। इस मौके पर डिपो मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और अमले ने प्रोग्राम में शिरकत की और जीतने वालों को मुबारकबाद दी। मुलाज़मीन ने भी जोश व खरोश से शिरकत की और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू लगने से एक ही दिन में 34 अफराद की मौत, मरने वालों में बुजुर्ग खातून और 8 साल की बच्ची भी शामिल है। तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू के बास एक ही दिन में 34 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में एक बुजुर्ग खातून और 8 साल की बच्ची भी शामिल है। रियासत के 16 अजला में दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया, जिसके बाद महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिन तक शदीद गर्मी बरकरार रहने की वार्निंग जारी की। महकमा मौसमियात ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हन्मकुंडा अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। निज़ामाबाद प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन ने रियासत में फीस कंट्रोल एक्ट के निफाज का मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना में प्राइवेट और कॉरपोरेट तालीमी इदारों में फीसों के ज़ाब्ते के जामा कानून को सख्ती से लागू करने के PDSU के ज़ेर-ए-इत्माम मुतालबात के साथ एक अर्जी कलेक्ट्रेट में दही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी और अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण के हमरा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर को पेश की गई। इस मौके पर PDSU जिला सदर के गणेश और PYL जिला सेक्रेटरी साई बाबा ने कहा कि रियासत तेलंगाना में प्राइवेट और कॉरपोरेट तालीमी इदारों के मालिकान आम और मुतवासित तबके के लोगों की मासूमियत और उम्मीदों का फ़ायदा उठाते हुए बगैर किसी रुकावट के ज़्यादा फीसें वसूल करके और मुख्तलिफ नामों से तालीमी शोबे को कमर्शियल में बदल रहे। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया कि वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के लिए अपने पास मौजूद छोटे से छोटे असासों को भी फरोख्त कर रहे। निजी तालीमी इदारों की जानिब से वसूल की जाने वाली फीसों का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर रहे और माली और जहनी परेशानी से गुजर रहे। उन्होंने कहा कि कुछ निजी कॉरपोरेट तालीमी इदारे हुकूमती क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी सेक्शंस और ब्रांचेस कायम कर रहे, लेकिन महकमा तालीम के मुतल्लिक़ा अफसरान कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर अवाम को प्राइवेट और कॉरपोरेट तालीमी इदारों की जानिब से ज़्यादा फीसों की वसूली से बचाएं। इस प्रोग्राम में PDSU जिला नायब सदर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जिला कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। बकरीद के पेश नज़र अवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करने और अमन सलामती को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे। पुलिस कमिश्नर ने साटापुर मवेशी बाजार का अचानक मुआयना किया। बकरीद के पेश नज़र अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो और अमन सलामती को बरकरार रखा जा सके, इस मकसद के तहत किए जा रहे खुसूसी इक़दाम के सिलसिले में पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने साटापुर मवेशी बाजार का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने साटापुर ग्राम पंचायत के अमले से मवेशियों की खरीद व फरोख्त के इंतजामात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने शहर की हुदूद में कायम वेटरनरी डॉक्टरों के चेक पोस्ट का भी मुआयना किया। इस दौरान वेटरनरी हुकाम की जानिब से जारी करदा हेल्थ सर्टिफिकेट का जायजा लिया गया और मवेशियों की नकलो हमल करने वाली गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। इस मौके पर बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मवेशियों की नकलो हमल, खरीद व फरोख्त और कुर्बानी से मुतल्लिक़ तमाम उमूर का तफसीली जायजा लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जानवरों के सेहत के मियार पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वेटरनरी हुकाम को हिदायत दी गई कि हर जानवर का तिबी मुआयना किया जाए और हेल्थ सर्टिफिकेट की मुकम्मल जाँच की जाए। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर नकलो हमल, बीमार मवेशियों की फरोख्त और दीगर खिलाफ ज़ाब्ता सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। साथ ही पुलिस और वेटरनरी अमले को हिदायत दी कि वो चेक पोस्टों पर बाहमी ताउन के साथ काम करे और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए मुकम्मल चौकसी इख्तियार करे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि महकमा पुलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा कि अवाम बकरीद पुरअमन माहौल में बनाए। उन्होंने अवाम से अपील की कि अगर किसी भी मशकूक सरगर्मी का मुशाहिदा हो तो फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा पुलिस थाने को इत्तला दे। इस मौके पर भोतन ACP श्रीनिवास, रेंजल SI चंद्रमोहन, जिला असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर रोहित रेड्डी, मंडल वेटरनरी डॉक्टर और दीगर भी मौजूद थे। అందరికీ నమస్కారం। ఇవాళ సాటాపూర్లో సంత ఉంటుంది, దాన్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ వెటర్నరీ ఆఫీసర్ కూడా రావడం జరిగింది। వాళ్ళ యొక్క క్యాంప్ పెట్టుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్క పశువు ప్రాపర్ సర్టిఫికేట్తో పాటు వెళ్ళేటట్టు చూస్తున్నారు। ఎటువంటి ఆవులు కానీ అట్లనే దూడలు కానీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు। అట్లానే సఫిషియంట్ స్పేస్ ఉందా లేదా, ఒక వెహికల్లో ఎన్ని పశువులు తీసుకెళ్తే అన్ని
పశువులు తీసుకెళ్లేటట్టు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. అండ్ ఇప్పుడే మనం వెటనరీ ఆఫీసర్తో పాటు విజిట్ చేయడం కూడా జరిగింది, చూడడం కూడా జరిగింది. అండ్ గడ్డితో పాటు సఫిషియెంట్ స్పేసింగ్ అయిన రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. అండ్ వాటి దేని పర్పస్ తీసుకెళ్తున్నారు దాని గురించి కూడా సర్టిఫికేషన్, అట్లానే ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో గ్రామ పంచాయతీ ఉందో అక్కడి నుంచి కూడా డీటెయిల్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టారు. సో అందరికీ పోలీసు వారి తరఫున, తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున ఒకటే విజ్ఞప్తి, బక్రీద్ వస్తుంది కానీ ఎటువంటి ఆవులు కానీ గో సంతతి కానీ ఈ కుర్బానీ చేయడం కానివ్వండి ఇంకేమని కానీ చట్టరీత్యా నిషేధం. ఒకవేళ ఎవరైనా చేస్తున్నట్టుగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే తప్పకుండా పోలీసు వారికి ఇవ్వండి, వాళ్ళ మీద తప్పకుండా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అట్లానే ముస్లిం సోదరులందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి, కుర్బానీ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదైతే మనకి చట్ట ప్రకారంగా అనుమతించిన జంతువులు ఉన్నారో వాటినే ఇవ్వాల్సి కోరుకుంటున్నాం. అట్లానే ఇచ్చేది కుర్బానీ కూడా చెత్త అంతా మీకు ఒక గార్బేజ్ బ్యాగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ గార్బేజ్ బ్యాగ్లోనే వేసి డిస్పోజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. कामरेडी इस्लाम मुस्तकर में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। मुकामी अवाम ने 2 दिन के बच्चे की नाश रेत के ढेर से मिलने के बाद पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहक़ीक़ात जारी है। कामरेडी इस्लाम मुस्तकर में एक अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया। कस्बे के इलाके मुशरिफ बाग कॉलोनी में एक ज़ेरे तामीर मकान के करीब रेत के ढेर से 2 दिन के नौमौलूद बच्चे की नाश बरामद हुई। नाश देखकर मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टाउन सीआई नरहरी ने मीडिया को बताया कि पिद्दा कोडपकल गांव से ताल्लुक़ रखने वाली नागमनी खातून ने जुमा के रोज कामरेडी सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। ताहम बच्चे की रहम में ही मर्ज की वजह मौत हो गई थी। बादशाह अहले खाना ने बच्चे की नाश को अस्पताल के करीब वाक़े कॉलोनी में सुपुर्द खाक कर दिया। उन्होंने बताया कि बच्चे की नाश को सही तरीके से सुपुर्द खाक न करने के बाद आवारा कुत्तों ने उसे बाहर निकालकर घसीटते हुए ज़ेरे तामीर मकान के पास फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। పట్టణంలోని ముస్లిబాగ్ గల్లీలో ఒక షటర్ ముందు ఒక పసికందు యొక్క మృతదేహం ఉంది అని చెప్పేసి మాకు డయల్ 100 కాల్ వచ్చింది. వెంటనే మా బీసీ సిబ్బంది మరియు మేము అక్కడికి వెళ్ళి సందర్శించి పాప యొక్క మృతదేహంను పరిశీలించి వెంటనే మార్చురీ గదికి పంపించడం జరిగింది. తర్వాత విచారించగా నిన్నటి రోజున ఉదయం 7:45 పెద్దకొడగల్ గ్రామానికి చెందినటువంటి గంగామణి అనే ఆవిడ మహిళ ఒక పసికందును జన్మనివ్వడం జరిగింది. జన్మనిస్తూ పాప యూటరస్లో చనిపోవడంతో తనని తీసుకెళ్ళి ఖననం చేశారు. బట్ అది సరిగ్గా ఖననం చేయకపోవడం మూలంగా కుక్కలు గోతి నుంచి తీసుకొని వచ్చి అక్కడ పడివేయడం జరిగింది. వెంటనే ఒకటి కేసు నమోదు చేసి తదుపరి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ऑल इंडिया किसान यूनियन के रियासती एजाजी सदर कोटेश्वर राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत हिंदुस्तानी ज़राई शोबे को कुर्बान गाह पर डाल रही। उन्होंने अवाम से ज़राई शोबे की हिफाजत का मुतालबा किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर यह कहते हुए किसान मुखालिफ पॉलिसियाँ अपनाने का इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान एक ज़राई मुल्क है और किसान बादशाह है। मोपाल मंडल मरकज़ में 11वें निज़ामाबाद ज़िला कांग्रेस इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया किसान यूनियन के रियासती एजाजी सदर कोटेश्वर राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि शदीद गर्मी और सूरज की तपिश में इजाफे के बाद हुकूमत ने मौसमियाती मरकज़ के 24 मई तक अवाम को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने की हिदायत जारी की। उनका कहना था कि गर्मी की शिद्दत के सबब मुल्क भर में ज़राई मजदूरों के हज़ारों वर्किंग डेज ज़ाया हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत एक तरफ हिंदुस्तान को ज़राई मुल्क और किसान को बादशाह करार देती है, लेकिन दूसरी तरफ किसान मुखालिफ पॉलिसियाँ अपना रही। उन्होंने दावा किया कि भूख के हवाले से हिंदुस्तान 156 ममालिक में 106वें मुकाम पर है। उनका कहना था कि मुख्तलिफ फूड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 56% लोग ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक हासिल नहीं कर पा रहे। कोटेश्वर राव ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत 3 मुतनाज़ा किसान मुखालिफ क़वानीन को दोबारा नाफिज करने की साजिश कर रही। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद 185 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया और मजमूई कर्ज 239 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया। उनके मुताबिक हुकूमत ने कर्जों के बोझ में इजाफा तो किया मगर ज़राई शोबे और सनतों को मुस्तहकम नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबों के लिए मुनासिब फंड्स मख्तस नहीं किए, किसानों को मदद फराहम नहीं की और न ही रोज़गार के मौक़े महफूज रखे। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत मुखालिफ पॉलिसियों
भारतीय मसनूआत पर भारी टैक्स और ट्रंप व नेतन्याहू से मुतल्लिक तनाज़ात पर खामोशी क्यों इख्तियार की जा रही। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की सिफारिशात के मुताबिक किसी मुल्क को उस वक्त तरक्की याफ्ता समझा जाता है जब फीकस आमदनी 14 लाख रुपये हो। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में भारत की सूरत हाल बेहतर नहीं, मगर मोदी हुकूमत भारत चमक रहा का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही। इस इजलास में रियासती कमेटी के अराकीन, नरसैया, जिला जनरल सेक्रेटरी साई रेड्डी और दीगर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।